Good morning, dear students. Myself Dr. प्रीतम सिंह. Dear students, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट थर्ड का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम. ठीक है. उसी में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट HSAB कंसेप्ट पढ़ा था. HSAB के बाद उसकी लिमिटेशंस थी, उसके एप्लीकेशंस थे, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी. नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत. देखिए, ये जो CFT है बेसिकली ये कंसेप्ट तब आया था जब BBT पूरी तरह फेल हो गई थी, तब इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी. ठीक है. तो इसमें अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का क्या है CFT. ठीक है. हिस्टोरिकल, इसका इतिहास क्या है, कैसे उसका विकास हुआ, अजम्पशन ऑफ CFT. ठीक है. एप्लीकेशंस टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो अष्टफल के संकुल हैं उनमें किस तरह से विभाजन होता है, विपटन होता है, उसमें CFT किस तरह यूज में ली जाती है. फैक्टर अफेक्टिंग CFSE, जो CFSE है उसको प्रभावित करने वाले कारक, एंड कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कंटिन्यू स्टडी करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की 1927 सॉरी 1927 सिडविक ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट किसका, EAN का और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का. सिडविक जो साइंटिस्ट थे, लेकिन वर्नर जो थे उन्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर्स कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे 1893 में वर्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी, और जो कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता उसके आधार पर थी. ठीक है. प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है, उसके आधार पर उन्होंने कंसेप्ट दिया था वर्नर ने, इसलिए इसको वर्नर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और उसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है. अब मॉडर्न थ्योरी की अपन बात करें. ठीक है. सॉरी, मॉडर्न थ्योरी की बात करें मेटल और लिगेंड के बीच में. ठीक है. मेटल बॉन्डिंग के बीच में की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं BBT की. BBT को जो कंसेप्ट था वो पॉलिंग और स्लेटर ने दिया था 1935 में. ओके. CFT को बेथे ने 1929 में, लेकिन इसको दोबारा से जो डेवलप किया था ओवेन ब्लैंक ने किया था 1932 में, और LFT उसके बाद LFT दी गई थी 1935 में बैन ब्लैक के द्वारा. अब अजम्पशंस की अपन बात करें CFT के, तो क्या CFT में क्या है, क्या नहीं है, किस बेस पे वो काम करती है, तो वो अपन देखते हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, जो CFT है बेसिकली जो लिगेंड और मेटल धातु आयन की बॉन्डिंग के कंसेप्ट को ये समझाती है. ठीक है. जैसे सेंट्रल मेटल कैटायन है, उसके चारों तरफ जो लिगेंड है, जो लिगेंड उसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं. ठीक है. सेंट्रल मेटल आयन के, तो कम से कम उन लिगेंडों के पास में एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी वो लिगेंड कहलाता है. तो अगर ये ज़रूरी है कि लिगेंड के पास में एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो कि मेटल धातु आयन से जुड़ा हुआ है. जैसे अपन आयनिक लिगेंड की बात करें, फ्लोराइड क्लोराइड. ठीक है. तो और एक जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स की अपन बात करें H2O NH3, जो F माइनस, ये क्या है, आयनिक लिगेंड्स हैं क्योंकि इनके सब चार्ज है. और न्यूट्रल जो लिगेंड्स हैं H2 है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया है, ये सारे जो लिगेंड्स हैं वो डाइपोल होते हैं. ठीक है. क्योंकि ये न्यूट्रल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं होता. और इसी अपन आगे बात करें, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड डज नॉट इंटर मेटल ऑर्बिटल्स. ये ध्यान रखना कि कोई भी लिगेंड है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो धातु आयन के जो ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो ऑर्बिटल में इंटर नहीं करता, और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती. ठीक है. यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का कंसेप्ट याद रखना. और मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है, मेटल लिगेंड के बीच में जो बंध है, वो पूरी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण. ठीक है. तो ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना कि कोई भी जो लिगेंड है वो मेटल धातु आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. ठीक है. इंटर नहीं करेगा.
और दूसरी बात यह है कि ना ही कोई इससे ओवरलैपिंग होती है, बल्कि जो लिगेंड और मेटल है, ठीक है, लिगेंड और मेटल है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है एक तरह से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, विद्युत आकर्षण होता है। अब देखिए अपन एप्लीकेशंस ऑफ CFT टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि CFT का क्या यूजेज है, ठीक है, इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में CFT का क्या उपयोग है अपन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, ठीक है, 6 इससे लिगेंड जुड़े मेटल धातु आयन है, Mn जो प्लस है ये क्या है, मेटल धातु आयन है, और इससे चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए हैं 6, ठीक है। तो ये जो 6 लिगेंड है, ये जो शेप बन रही है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की श्रेणी आता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ज़रूरी है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और जिनके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम था। अब देखिए इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड विद डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। तो अगर डी ऑर्बिटल के जो मेटल्स आयन हैं उनके इंटरेक्शन की अपन बात करें लिगेंड की, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये फ्री मेटल्स आयन है किसके, डी ऑर्बिटल्स के, 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं, dx बाई डी वाई जेड डी एक्स डी एक्स स्क्वायर टू बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है कब, जब इससे कोई लिगेंड आके टकराएगा। तो जब कोई लिगेंड आके टकरा रहा है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग होती है तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं T2G में और EG में, ठीक है। तो जब T2G और EG में डिवाइड होंगे, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, T2G और EG में ये जब डिवाइड होंगे तो जो T2G जो लेवल है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, जिसमें dx बाई डी वाई जेड और dx जेड होते हैं, और एक होता है EG लेवल जिसमें dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर होता है, ठीक है। इनमें स्प्लिटिंग होती है, ये कब होते हैं, जब स्प्लिटिंग के कारण होते हैं, क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, समभ्रंश जो कक्षक बोलते हैं इनको। लेकिन जैसे लिगेंड इसके इनसे आके टकराएगा, तो ये जो लिगेंड जब इनसे आके टकराता है तो ये स्प्लिटिंग हो जाती है इनमें, T2G में और EG में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है इसको देखिए। ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो लोअर एनर्जी वाले, dx बाई डी वाई जेड और dx जेड, और ये है इनके साथ में EG ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाले होते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाले तो इनमें dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर होता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं EG ऑर्बिटल्स, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर, और ये T2G ऑर्बिटल है dx बाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, एक्स वाई जेड की एक्सेस के अराउंड होते हैं। ये देखिए स्प्लिटिंग हो रही है इनमें। नेक्स्ट अपन चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन CFSE, ठीक है। ये देखिए सारे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ में इनको समझाया गया है कि नेचर ऑफ मेटल आयन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेटल आयन का नेचर, कैसा व्यवहार है, मेटल आयन के व्यवहार के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सेम मेटल आयन विथ डिफरेंट चार्ज, ठीक है, मेटल तो धातु तो एक ही है लेकिन चार्जेज डिफरेंस है, दो तरह कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देखिए COS2 3+ एक, तो एक COS2 2+ है। अब दोनों की अपन जो CFSE की बात करें तो इनकी 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी है 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स, डिफरेंस हो गया दोनों में। इसी तरह देखिए डिफरेंट मेटल आयन विथ सेम चार्ज। अब ये दोनों धातु जो आयन हैं, ठीक है, ये दोनों धातु आयन अलग अलग हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स साइज में अलग अलग धातु आयन है, लेकिन चार्जेस सेम है। अपन चार्जेस की अगर बात करें तो चार्जेस दोनों में सेम है, ठीक है, बट दोनों अलग अलग है। COS2 2+ एक, तो एक NiS2 2+, तो ये तो यहाँ पर कोबाल्ट है 2+ ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पर निकल है 2+ ऑक्सीजन स्टेट में। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो D7 कॉन्फ़िगरेशन है और निकल का है D8 कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो D7 जो कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट का, उसकी होती है 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इनकी होती है निकल 2+ की 8,500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो कोबाल्ट है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी देखिए D7 कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंट मेटल आयन विद डिफरेंट चार्ज बट सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। देखो
डिफरेंट धातु है ना, ठीक है, दोनों पे चार्ज भी क्या है, डिफरेंट है, बट